हेलो गाइस। मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ? यार थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है मुझे। शायद मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। एक सेकेंड। ओके। शायद अभी मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, शायद दिख रहा हूँ। आप लोगों का मैसेज मुझे नहीं दिख रहा है इधर। तो जो भी आपके जवाब होंगे शायद मैं दे नहीं पाऊंगा इस पर, क्योंकि आप दिख नहीं रहे हो इसमें। चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पता नहीं यार, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। इसको मैं थोड़ा टेक्निकल टीम से बात करूंगा, फिर उसके बाद क्लास लूंगा। अभी समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए गाइज शायद प्रॉब्लम हो रही मुझे। चलिए बाद में हम लोग देखते हैं। ओके। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी टू बीइंग लेट। नमस्कार, मैं हूं लौकुश पांडे। आप सभी का अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये हमारी टीम है। आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे सारी ये हमारी टीम है। सब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और आपको आपकी सफलता में ये पूरी तरह से मदद करने वाले हैं। मेरा नाम आप जानते हैं, लौकुश पांडे है, और मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से पीजी किया हूँ जूलॉजी में। मैंने यूपीएससी 2 बार क्रैक किया है, और सॉरी, यूपीएससी 1 बार और यूपीपीएससी जो है 2 बार मैंने किया है। मैं पिछले 7 सालों से जो है पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, और ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। आपको हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, और उसके बाद
आपको जब डाउनलोड करते हैं तो आपको अगर हमसे जुड़ते हैं तो ये सारी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस या इंटरैक्टिव क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 36,000 मतलब आपको 40,000 का पड़ता है, और अगर 24 मंथ का लेंगे तो आपको पड़ेगा ये 43,200 का। हालांकि 4800 इसका दाम था। अगर आप इस वाले रेफरल कोड को, ये मेरा रेफरल कोड है LP10, अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका इतना हो जाएगा 43,200 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज अपने क्लास की तरफ। आज खैर बहुत लेट हो गया, थोड़ा टेक्निकल की प्रॉब्लम थी मुझे, तो फिलहाल कोई बात नहीं। आइए हम लोग देखते हैं, आज टॉपिक डिस्कशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक डिस्कशन में हम लोग आप बायोलॉजी की टॉपिक डिस्कशन करेंगे, और इस देखिए वास्तविकता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक डिस्कशन होता है इसमें पहले हम ये देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, खासकर जो भी सब्जेक्ट की बात करें। तो हम यहाँ पर बायोलॉजी के टॉपिक डिस्कशन की बात करने वाले हैं, और आप देखते हैं कि क्या क्या इनमें पढ़ना है। अब देखिए कभी कभी होता है कुछ टॉपिक रेलिवेंट होते हैं, कुछ टॉपिक रेलिवेंट नहीं भी होते। नहीं का मतलब सीधी सी बात है कि इनसे क्वेश्चन आता तो नहीं, लेकिन और ढेर सारे कॉन्सेप्ट उसी बेस पर आधारित होते हैं। इसलिए मैंने उन सारे टॉपिक को देखा है और इसमें कोशिश किया है सारा का सारा इंक्लूड करने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है आप जानते हैं, पहले सेल है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो बॉडी का निर्माण होता है। ठीक, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ आपको बताया है कि जिस तरह से हमारे बॉडी की कोशिकाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बिल्डिंग की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को हम उसको हम बोलते हैं ब्रिक। ठीक, यानी ईंट, ईंट बनी हो। जैसे अगर ढेर सारी कोशिकाएं अगर आपस में मिल जाती है तो ऊतक बनता है, उसी तरह से अगर ढेर सारे ईंट अगर मिल जाते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। और यही ऊतक, यानी अगर यहां पर ये कहा जाए कि यही अगर दीवार एक से अगर ये दीवार कई हो जाती है तो एक कमरे का निर्माण हो जाता है, एक रूम बन जाता है। ठीक वैसे ही जब कई प्रकार के ईसू मिल जाते हैं, टिश्यूज मिलते हैं, तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे माउथ ऑर्गन की हमने यहाँ पर बात किया है, तो माउथ ऑर्गन में आप देख रहे हैं स्लेवरी ग्लैंड अलग है ना, टंग अलग है, मतलब ये लसिका सॉरी लार ग्रंथियां अलग हैं, और ये जिह्वा अलग है, और ये जो पैलेट तालू वगैरह है, दांत वगैरह सब अलग है, यानी अलग अलग से बने हुए हैं। यानी ये जो कोशी ऊतक है, टंग वाले में अलग होगा और स्लेवरी ग्लैंड वाले में अलग होगा, यानी सब में बातें आप समझ पा रहे हो कि सब में अलग अलग होंगे, है ना। तो इसलिए, और इसलिए मतलब ये जैसे कि कई ईंट के जब दीवारें मिले तो जाकर के एक रूम बनता है, इसी तरह से कई जब टिश्यूज मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें, अगर हम यहां से फ्लोर, अगर एक कमरा और कई कमरे एक साथ मिल जाएं तो एक फ्लोर का निर्माण हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर कई अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बन गया, माउथ मिला, यहाँ पर ग्रास नली मिली, फिर उसके बाद स्टमक मिला, ये सारा चीज आप देख रहे हैं, आंत, बड़ी आंत, ये सारे क्या है, अंग मिल करके ये क्या बना दिए, अंग तंत्र का निर्माण कर दिए। ठीक वैसे ही अब यहाँ पर बिल्डिंग की अगर बात करें, ये एक फ्लोर बिल्डिंग, यहाँ पर अगर एक फ्लोर बिल्डिंग, एक एक फ्लोर अगर मिल मिल के कई हो जाए तो यही बिल्डिंग का निर्माण करता है। या इसी तरह से अगर आपके सारे ऑर्गन सिस्टम एक में मिल जाएं तो वो निर्माण करते हैं बॉडी का, तो वो बॉडी का निर्माण करते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी आप सिर्फ, आप जैसे ईंटें हैं ठीक वैसे ही आपको दिखाई दे रहा हो कि ये ईंटें, एक तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि एक तरफ सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, तो इसका ये बस अंतर क्या है कि ये लाइव है, मतलब ये जीवित है, और ये नॉन लाइव है।
बस इतनी ही बातों को आपको समझना होगा कि लाइव है और ये नॉन लिविंग है। क्लियर हो रही बात? यानी कहने का मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस तरह से आप जिस बिल्डिंग में बैठ करके आप पढ़ रहे हो, उसी तरह से आपके बॉडी की अगर बात की जाए, आपका अगर बॉडी देखा जाए, तो बॉडी भी आपके ईंटे जैसा है। मतलब आपका कोशिका ईंट की जैसी है। आपका टिश्यू जो है वो दीवार के जैसी है। ऑर्गन जो है वो कमरे के जैसा है और एक ऑर्गन सिस्टम उसके एक फ्लोर के जैसा है और पूरी बॉडी को बात कर लीजिए तो पूरी बिल्डिंग की जैसा है। मेरे ख्याल से बातें आप समझ गए हो। काफी लेट हो गया इसलिए थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस है इस बात का, चूँकि मैं टेक्निकली बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाया था, बार-बार आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और अभी आप सभी का कोई क्वेश्चन वगैरह इस पर मुझे दिख नहीं रहा है। हालाँकि आज आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम पूरी तरह से अच्छी तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं, खैर छोड़िए जो भी है। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक की हम लोग चर्चा करें और हमने बताया कि हमारा बॉडी जो है वो सबसे एक छोटी कोशिका, और हमको सब कुछ पढ़ना है सिर्फ कोशिका के बारे में। याद रखना, आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं वो सब और सब कोशिका के लिए करते हैं। मैंने कहा कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर अगर बात करें कि देखिए कोशिका वास्तव में है क्या, फिर देखो जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखिए इसमें, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लांट है और प्लांट की एक पत्ती हमने लिया और पत्ती को हमने क्रॉस सेक्शन किया, कट किया और कट करने के बाद आपको एक छोटा सा, एक छोटी सी, ये देखिए ढेर सारी सेल्स बनी है। एक सेल को हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सेल आपको ये दिखाई दे रही है, ये एक सेल, ऐसे ढेर सारी सेल हैं। तो आप देख रहे हैं कि कई मिल करके ये एक ईंट के जैसी सब सारी संरचनाएं सब आपस में मिलजुल करके क्या बना रही हैं, ये पूरे बॉडी का निर्माण कर जाएंगी। पूरा सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरा का पूरा बॉडी बना देते हैं। ये अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला चीज देखें, तो ये वो तो प्लांट था, एनिमल की बात करते हैं। एनिमल का एक मैंने ऑर्गन ले लिया, लीवर, और लीवर को अगर हमने जूम किया तो उसमें लीवर के ऊतक है, ऊतक में से आपको ये क्या मिल गया, एक सेल मिल गया। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही हूँ। तो यानी ये कोशिका देखिए, ये मैंने क्या कहा, ये संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक मतलब ये जो संरचना इसकी बनी हुई, संरचनात्मक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो इसकी संरचना बनी हुई है, ये संरचना नहीं, आपकी जो संरचना बनी है, एक एक कोशिकाओं से जोड़ जोड़ करके आपकी संरचना बन रही है, तो ये संरचनात्मक हो गया। कार्यात्मक की अगर हम बात करें, तो कार्यात्मक का मतलब हुआ कि ये देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो इस सेल में जो सब कुछ हो रहा है, ये सारे के सारे सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो यही इनका कार्य, यानी यही इन्हीं को पूरी तरह से काम करने के लिए, पूरी तरह से जीवित रखने के लिए हमको जो भी कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग कार्यात्मक भी बोलते हैं। इतनी बात ध्यान से समझिएगा। और बात है क्या कि जो शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि जब शुरू में पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी बनने के बाद आप जानते हैं ठंडी हुई होगी, फिर उस पर जीव जंतु आए, कैसे आए? तो सबसे पहले भाई जब पृथ्वी बनी होगी, ठंडी होगी, तो सारे के सारे बड़े हम लोगों को तो नहीं आना, हम लोग तो नहीं आएंगे, पहले छोटे जीव आए होंगे। हाँ, एक कोशिका के बैक्टीरिया आए, और जब बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया जो आए, वहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पर आते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताएंगे आगे सेल क्या होती हैं। तो यहाँ पर कोशिका को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की, हमारे जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसी को अगर ये जीवित रहेगी, और जीवित रहने के लिए इसको वो सब कुछ चाहिए, खान पीन वगैरह, समझ पा रहे हैं ना? खान पीन इसी को चाहिए, जो भी आप खाते हो। ये कार्य कहाँ हो रहा है? आप जो रोटी दाल चावल खाते हो, वो फाइनल यूज कौन करता है? वो ये करता है। समझ पा रहे हैं ना? वो यही करते हैं। यानी आप ये समझिए कि पहले शुरू-शुरू में भगवान जी ने क्या सोचा होगा कि भगवान जी बनाए पहले, क्या है कि पहले देखते हैं जब पृथ्वी आ गई तो उस पर जीवों को बनाने की कोशिश किया, तो सबसे पहले बैक्टीरिया भेजे। बैक्टीरिया छोटा-सा सेल, एकदम सिंपल सेल था। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे कंडीशन जीवों के लिए बनती चली गई, वैसे-वैसे मल्टिप्लिकेशन होता चला, वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, यानी जटिलता की ओर बढ़ने लगे। एक कोशिका बनाए, फिर कोशिकाओं के समूह को बनाए, ऊतक बनाए, फिर ऑर्गन बनाए, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाए, फिर बॉडी बनाई। यानी आज आप लोग जो है वो एक अलग जो आप लोग हैं, वो सबसे एडवांस संरचना है भगवान जी की। आप ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका को पढ़ेंगे। कोशिका के बाद हम लोग अगर बात करें, दूसरी बात अगर हम करें,
तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू, क्योंकि वही कोशिकाएं जो एक एक थी अगर वही समूह में हो जाती हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, हम ये आप देख रहे हैं कि ये अलग-अलग कोशिकाएं हैं। अब ये सारे के सारे आपस में जब मिल जाती हैं, तो आप देखिए, ये सारी की सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो यही क्या बन जाता है, ऊतक का निर्माण होता है। और हमारे बॉडी में आप जानते हैं नॉर्मली 4 प्रकार के हैं। अगर एनिमल बॉडी की बात करें तो ये 4 प्रकार, जैसे आप देखेंगे उपकला ऊतक है ना? ये तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है और संयोजी ऊतक है। ये 4 प्रकार के आपको ऊतक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे। ठीक है? देखिए अभी आप समझिएगा, ये क्लास मेरी पहली लाइव है, तो ये थोड़ा-सा आप समझिएगा, मैं थोड़ा टेक्निकली ये बहुत समझ नहीं पा रहा। यहाँ पर ऐसे इसी तरह से ये देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने ये दिखा दिया था कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करते हैं। भाई देखो, जैसे ये लिगामेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये लिगामेंट है और इसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखें, तो ये जो है इसको टेंडन कहते हैं क्योंकि मसल्स बोन को जोड़ता है। एक-एक चीज़ों का हम आपको पूरा का पूरा दिखाएँगे। यानी अब देखिए, सेल और ऊतक से मिलकर के ही हमारी बॉडी का पूरा निर्माण हो रहा है। ठीक। तो आप ये बताइए कि अगर ये बॉडी अगर नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर बॉडी आपकी नहीं रहेगी, मतलब आपके सेल या टिश्यूज नहीं हैं, तो आपकी बॉडी रहेगी क्या? यानी हमें इन्हीं सेल को, यानी कहने का मतलब ये जो सेल आपने देखा, सेल हो या टिश्यू की बात कर लें, यानी ऊतक की बात कर लें, इनको अगर अब खुद को जीवित रखना है, तो इनको जीवित रखना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। मैंने आपको पहले समझाया कि भाई हमारी बॉडी जो है उसकी सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई है जिसको हम बोलते हैं सेल, कोशिका। और ये कई कोशिकाओं से जब इकट्ठी होकर के जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं, लेकिन कोशिकाएं जो होनी चाहिए वो संरचना, कार्य और उत्पत्ति में एक ही होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे आपकी ये स्किन है, स्किन अलग दिखती है, इसका अलग काम है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है और बाहर में है। अगर अंदर इसको निकालेंगे तो आपको मांसपेशियां दिखेंगी, मसल्स दिखेंगी। तब देखिए ये मसल्स, ये अलग टिश्यू हो गया। क्यों? क्योंकि ये अलग प्रकार के सेल की बनेंगी ना। ये जो है एक जैसी सेल होंगी अपने में। यहाँ पर एपिथेलियल, इस वाले में अलग जैसी सेल होंगी, लेकिन जो भी होंगी एक जैसी होंगी। संरचना उनका एक होगा, कार्य उनका एक होगा, उत्पत्ति इनकी एक होगी। यानी कुल मिलाकर के आप समझ पा रहे होंगे, ऊतक का मतलब कि हर अलग-अलग तरीके के कोशिकाओं का ये समूह है। एक ऊतक जो है एक ही प्रकार की, जैसे मैंने कहा स्किन, तो स्किन जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का, एक ही प्रकार कोशिकाएं, जैसे मतलब आप इसको बोलते हैं स्किन सेल मिल मिल करके स्किन टिश्यू बनाएगी और फिर स्किन टिश्यू मिल करके पूरा का पूरा क्या बनाएगा, स्किन बनाएगा, पूरा का पूरा स्किन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा। लेकिन बोन अगर देखें तो बोन भी सेल की बनी है, लेकिन वो जो सेल हैं वो को बोन के सेल हैं, तो वो हार्ड है। आप भाई स्किन पर बोन का सेल नहीं लगा सकते, वो भी टिश्यू है। ब्लड भी टिश्यू है। आप यहां पर देख रहे हैं ये सारे के सारे मसल्स, ये मसल्स क्या है, ये टिश्यू है। लिगामेंट ये क्या है, ये भी टिश्यू है। लेकिन जो लिगामेंट की जो सेल होगी वो क्या मसल्स की सेल में लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसका अलग कार्य है, उसका अलग कार्य, इसलिए सब अलग अलग। ये ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बात आती है कि भाई इन सबको फिर जीवित रखना है, क्योंकि खुद को जीवित रखना है तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, जीवित रखना पड़ेगा। और इन सबको जीवित रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका पोषण कराना पड़ेगा। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब आप समझिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के विभिन्न कार्यों में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी विभिन्न कार्यों में जो इसका कार्य किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, जैसे अगर ये पोषण की बात करें, आप खाते हैं जो भी तत्व आप खा रहे हैं, जो भी पदार्थ आप खा रहे हैं, भोज्य पदार्थ की बात करें, जो भोज्य पदार्थ आप खा रहे हैं, उसका उपयोग आप अपने विभिन्न कार्यों के लिए करें। जैसे आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, आपकी बॉडी कहीं टूट फूट जा रही है, उसको बनाना है। फैट का मतलब, वसा का मतलब फैट, और फैट आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, आपके आपको जरूरत के हिसाब से लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करता है। समझ रहे हैं ना? और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, मतलब ऊर्जा कमी हो गई इसकी, तो यही ऊर्जा भी देता है। ठीक है, विटामिन का भी काम करता है, इन सबके कार्यों की निगरानी करना। खनिज तत्वों का काम करता है, इनके टूल्स जैसा ही काम करना। जैसे अब समझिएगा, मैं अभी समझाने जा रहा हूं इसको। पोषण का मतलब होता है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसका हम उपयोग किस काम में कर रहे हैं भाई?
खा रहे हैं, दाल चावल रोटी खा रहे से मजे के लिए खा रहे हैं? नहीं, वास्तविकता यही है कि ये आप जब खाएंगे तो यही सीधे कहां पर पहुंचेगा, आपके एक एक सेल में पहुंचाया जाएगा। क्योंकि देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, एक बड़ी चीजें हैं, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि आपकी जो बॉडी है वो एक सेल की नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है, कई सेल मिल करके आपको बनाए हुए हैं। तो कई सेल बनाए हैं तो उसके लिए समस्या क्या है कि भाई एक सेल जो था पहले फ्री रहता था, जब मन मर्जी अपने हिसाब से काम करता था, जब उसको खाना होता तो खाता था, जब मन करता था सोना है तो सोएगा, गाना है तो गाएगा, कुछ भी करेगा। लेकिन आप सोचिए, एक अगर यहीं पर कई सेल एक साथ हो जाएं और सब मनमानी कहें कि भाई हमें इस समय काम करना, इस समय काम करना, इस समय काम करना, इस समय काम करना, इस समय काम, मतलब ये खाएगा, ये कब सोएगा, कब पढ़ेगा, जो भी काम है। जैसे आप ही लोग सोचिए, हजारों लोग आप तैयारी करने वाले, लेकिन क्या सारे तैयारी करने वाले सुबह 6 बजे उठ जाते हैं? क्या सभी पढ़ना शुरू कर देते हैं 7 बजे से? नहीं, सब अपने क्या खाने का टाइम है, हर जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना टाइम है। इसलिए अब अगर मल्टी सेलुलर बनाया जाएगा किसी को, तो मल्टी सेलुलर का ऐसा होगा कि भाई हर सेल को अलग अलग टाइम पे खाना है, तो आप अलग अलग टाइम पे तो उनको खिला नहीं पाओगे। तो इसलिए सेल को जब एक साथ, चूंकि आपके बॉडी में जो है 10 टू द पावर 12, मतलब 10 पे घात 12 से भी अधिक कोशिकाएं हैं। और इन सारी कोशिकाओं को कराना क्या है, इन सारी कोशिकाओं को पोषित करना है, जीवित रखना है। और अगर इनको आप जीवित रखते हैं तो आप भी जीवित रहेंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए आप देखिएगा, क्योंकि ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये 12 सेल हैं तो भाई हर सेल अपना अपना काम एक साथ करना चाहेगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई कोई अभी खाना खाना चाहता है, तो भाई भाई आपके बॉडी में इतनी सेल हैं, सबका अगर अलग अलग टाइम पे काम होगा, तो इनको क्या आप अलग अलग टाइम पे एक एक सेल को खिला पाएंगे? नहीं खिला पाएंगे। भाई पहले बात आप समझिएगा कि आप हर सेल को अलग अलग नहीं खिला पाएंगे। तो सब सेल को कहा गया भैया देखिए आपकी डिमांड थोड़ी सी एक एक होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो सारे सेल मिल करके क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू लेवल पे डिमांड करें। लेकिन जब टिश्यू लेवल पे भी डिमांड आएगी, आप समझिएगा कि जब टिश्यू लेवल पे डिमांड आती है यानी ऊतक लेवल पे आएगी, तो ऊतक लेवल पे अगर डिमांड आती है तो आप ये समझिएगा कि होगा क्या अभी, सॉरी, ऊतक लेवल पे जब डिमांड होगी तो मतलब अब तो कम हो गया ना। भाई पहले अरबों खरबों की संख्या में था, अब जो है वो कम हुए तो सिंपल सी बात है अब डिमांड इनकी कम होगी, लेकिन फिर भी टिश्यू भी 200 टाइप के, आपके बॉडी में टिश्यू भी बहुत ढेर टाइप टाइप के, तो इतना भी अगर अलग अलग डिमांड करेंगे तो आप किसको किसको खिलाओगे, किसको किसको क्या करोगे? नहीं खिला पाओगे। तो इसको फिर ऑर्गन बनाया कि ऑर्गन लेवल पे माना जाए, फिर भी बहुत ज्यादा। उसके बाद ऑर्गन के बाद और किसको लाया गया भाई? ऑर्गन के बाद फिर लाया जाता है ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन सिस्टम भी लेकिन कई सिस्टम भाई, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, ढेर सारे सिस्टम है। तो सबके लेवल पे भी नहीं काम हुआ, तो भाई या तो आप ये करें कि भाई अगर एक एक सेल को आपको अगर आपको खिलाना है, तो आप या तो बड़ी सी टंकी बांधें, एक में खाना रख दें और एक पीछे भी लटका लें, एक में पानी रख दें, और जब जरूरत पड़ी एक सेल को तो पाइप लगाए रहे मुंह में, सट से मारें और उनको पहुंचाएं या उनको दें। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, हालांकि नेचर ने ऐसा ही किया। आगे चल करके ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं, आगे चल करके नेचर ने क्या किया, ये आपको वही चीजें जो आपने कहा कि खाना और पानी दोनों को एक साथ रखने के लिए उसने क्या किया, एक टंकी बनाया, उस टंकी का नाम है आमाशय। क्या बनाया? आमाशय। और ये आमाशय ही क्या गए आपकी टंकी है, जहां से अब उसने क्या किया कि वो सारा का सारा जो भी आप खाओगे पियोगे वहीं पर रख दे। आमाशय का मतलब समझ रहे हो ना, आम आशय। ये देखो, आमाशय। आमाशय का मतलब क्या? आम रास्ता। आप बोलते हो ना ये आम रास्ता नहीं, लेकिन ये आम आशय यानी आप जो भी खाओगे पियोगे सब यहीं पर रहेगा, इसी में सब स्टोर रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि सारी की सारी चीजें चाहे जो खाओ वो आप आमाशय है। वही जो आपने सोचा था कि आगे टंकी बांधेंगे, एक एक सेल को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो नेचर ने कहा टंकी तो बेटा हम ही बना दे रहे हैं, तुम घबराओ नहीं, अंदर ही बांध दिया और रख दिया। और फिर उसके बाद वहां से पाइप निकाला और एक एक सेल तक पहुंचा दिया। मतलब आप जो भी खाओगे अब उस खाने को एक से जगह दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा।
कैसे पहुंचाया जाएगा ये बात, लेकिन आप खाओगे क्या, आप उसको जीवित रखने के लिए खाओगे क्या, ये चीज सारी चीजें खाएंगे। यानी कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं कि पोषण की। अब पोषण तो हमको इन सब का कराना है भाई, अगर आप ये सारे पोषित रहेंगे तभी तो जीवित रहेंगे भाई इनको। क्योंकि देखो एक चीज मैं बता दूं, आपको सिर्फ सेल को जीवित रखना है, सेल यानी कोशिका को जीवित रखना है, और कोशिका को जीवित रखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा। लेकिन खिलाने में क्या खिलाएंगे, खिलाने में उसको खिलाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज तत्व। थोड़ा सा हम इसको समझ लें कि ये वास्तव में हम यही क्यों खिलाते हैं भाई उनको। भाई ये कोई तो रीजन होगा कि आखिर हम इन्हीं को क्यों खिलाते हैं, ऐसा क्या जरूरत है कि ये जरूरत है, अब समझिएगा। देखिए अब आपको समझना होगा, कार्बोहाइड्रेट ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, यानी वास्तव में ये एक एक सेल को, क्योंकि आप जानते हैं जो अरबों खरबों की सेल, हर एक सेल अगर आपके बॉडी में स्वस्थ है तो आपकी बॉडी स्वस्थ है, अगर सारे सेल खत्म हो गए तो आप खत्म। आपका अस्तित्व कब है, जब सेल है तब, अगर सेल नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे रहा है, किसको ऊर्जा दे रहा है, यस ये सेल को दे रहा है। और सभी सेल को अगर प्रॉपर, जिस सेल को ऊर्जा चाहिए अगर सभी सेल को ऊर्जा मिल गया तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी को ऊर्जा मिल गई। तो ये इसका काम होता है एनर्जी का प्रोवाइड करना। दूसरी बात प्रोटीन, इसका काम होता है बॉडी के पार्ट्स को बनाना, ये टूट फूट गई हैं तो उसको मरम्मत करना। देखिए ध्यान से समझिएगा, यानी आपके जो डोले शोले बनने हैं वो प्रोटीन के बनेंगे, या कहीं चोट लग गई है, कोई जख्म हो गया तो वो भरेंगे कैसे, उसको भरने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्लियर। अब देखिए दूसरा, वसा, वसाओं का बहुत काम होता है। जैसे मैंने कहा ये हमारे लिए एक एनर्जी का स्टोर करके रखती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो आप जानते हैं, जैसे जब आपको ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको भूख लगती है तो भूख का मतलब ये कि आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है। अब अगर वो खत्म हो चुका है तो अब वो बार-बार आपका ब्रेन बोलता है कि बेटा कुछ खा लो, क्योंकि अब तुम्हारा सारा माल खत्म हो चुका है। आगे काम करना है तो उसको मटेरियल को खाना पड़ेगा। तो ये खाता है, अगर खा लेते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कु कुछ टाइम तक जब आपको भूख लगी है उस समय खाना नहीं खाते हैं तो होता क्या है कि कहते हैं मेरी यार भूख तो मर गई है। वो भूख मरने का मतलब क्या? क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो वसा है ना, वो यहाँ आ गया। यानी जो कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा दे रहा था अब वसा देने लगे, यानी वसा का काम एक ऊर्जा भी देता है, इसलिए ये स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता है। दूसरा काम, ये बॉडी के शरीर को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए कभी आपको अगर जख्म हो जाता है, जब आप घिस जाती है स्किन तो उसके नीचे एक व्हाइट कलर की आपको वसा दिखाई देती है। वो क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आगे अगर हम बात करें, ये साथ ही ढेर सारे लुब्रिकेंट्स, भाई जैसे आप देखते हो ये नाक आपको कभी निकलती हो, नाक या बलगम की बात कर लें, ये सब क्या है, ये लुब्रिकेंट है। ये क्या होते हैं, ये आपके अंदर जितने भी नलियां हैं उनके बीच में ये क्या पैदा करते हैं, फ्रिक्शन लेस करते हैं चीजों को, ताकि घर्षण रहित करते हैं। जैसे आप खाना खाएं ताकि आसानी से ये नीचे चला जाए। भाई अगर आसानी से नहीं ये नीचे जाएगा तो आप सोचिए ये होगा क्या, समस्याएं क्या आएंगी। भाई समस्याएं क्या आएंगी, ध्यान से देखिएगा। समस्या का मेन मतलब ये कि भाई आप अगर खाते हैं, कभी कभी होता है कि जब म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होता, जैसे सर्दी वगैरह पकड़ती है तो आप बोलते हो सर यहाँ पर थोड़ा सा खिचखिच हो रहा है, क्यों, मतलब थोड़ी सी चुभन सी होने लगती है। चुभन इसलिए क्योंकि वो आपका म्यूकस नहीं बन पा रहा है, और म्यूकस नहीं बन पाएगा या आप उसको फालतू बहुत बाहर फेंक दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है समस्या क्या आएगी, समस्या तो वही होनी है। क्या, ये चुभन तो होगा, क्योंकि ये सारा सारा इनका काम क्या होता है, ये सारे के सारे काम, यानी सिंपल सी बात है कि ये जो होते हैं ये फ्रिक्शन को हर जगह, जितना भी खोखले अंग होंगे, खोखला अंग आगे जैसे पढ़ेंगे, जैसे इंटेस्टाइन की बात कर ली जाए, स्टमक की बात कर ली जाए, या आप ग्रास नाल की बात करिए, ये सारे के सारे जितने हैं उन सब में पतले पतले जो पाइप बने हुए हैं उनके अंदर जो है वो फ्रिक्शन लेस होते हैं, लेस करने के लिए इनका काम यानी लुब्रिकेंट। अच्छा, कुछ हार्मोन, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो भी वसा के, यानी इनका ढेर सारा काम है वसाओं का। ठीक है, विटामिन्स, अब यहां पर हम समझते हैं कि ये विटामिन्स क्या करता है भाई। विटामिन्स का रियल में काम क्या है, तो विटामिन के काम की अगर हम बात बताएं तो विटामिन का जो काम होता है
वो ये होता है कि ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये सही टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से एक बार मैं आपको बता दूं, आप अगर ये पूरा थारोली कंप्लीटली सिर्फ टॉपिक को आप देख लेंगे कि टॉपिक का किस तरह से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, अगर टॉपिक डिस्कशन को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो 50% बायोलॉजी आपकी आज क्लियर हो जाएगी कि रियल में क्या है। सबसे पहले आपने देखा कि आपकी बॉडी कोशिका की बनी है, तो कोशिका को जीवित, क्योंकि वो संरचनात्मक यानी आपकी संरचना बनाई है जुड़ जुड़ के। दूसरा कार्यात्मक यानी वो सारा कार्य कर रही जो आप कर रहे हैं, यानी जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं, इस सारा का सारा जो काम कर रहे हैं, और उसके बाद ऊर्जा जो बन रहा है या सारा मटेरियल जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो सब इन्हीं कोशिकाओं में बन रहा है भाई। दोस्तों तो इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा कि वो जो चीजें बन रही वो उसी में बन रही है, इसलिए हर मटेरियल हमको पहुंचाना कहां पड़ेगा, उसी के पास पहुंचाना पड़ेगा। तो आप समझिएगा। तो यानी कहने का मतलब आपने देखा कि अब उनको जिलाने के लिए, क्योंकि वो जीवित हैं तो हम जीवित हैं, आपको उनका पोषण करना पड़ेगा। अब पोषण का मतलब उनको जो आवश्यक तत्व है, यानी पोषक तत्व जो हैं उनको देना पड़ेगा, और वो उपयोग करेंगे अब विभिन्न कार्यों के लिए। जैसे मैंने कहा ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए उनको, शरीर टूट फूट गई है या नए ऑर्गन बनाने हैं तो उसके लिए, ऑर्गन का ग्रोथ करना है उसके लिए, इन तीनों के लिए। और उसके साथ में सामंजस्य बनाएगा कौन, वसा। वसा प्रोटीन के भी साथ काम करती है, कार्बोहाइड्रेट के भी साथ काम करती है, अपना खुद का भी काम करती है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियलिटी क्या है उसको थोड़ा समझिए। जो हमारे बॉडी में जो भी अंदर जो कार्य होता है, वो जो सब कुछ कार्य है वो किसके द्वारा होता है, एवरीथिंग। जो आपका जो भी काम हो रहा है वो एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा। ये देखिए एंजाइम, सारा कार्य कौन करता है, एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ये तो मटेरियल है ना, तत्व है ना। ये जैसे ही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है, जैसे सपोज कीजिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप क्या खाते हैं, अरे भाई रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू खाते हो, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, स्टार्च ही तो है। दूसरा प्रोटीन क्या, प्रोटीन के लिए आप दाल खाते हो, दूध पीते हो, अंडे खाते हो, वगैरह वगैरह, ये प्रोटीन का सोर्स। और वसाओं के लिए क्या खाते हो आप, वसाओं के लिए क्या खाते हो, घी खाते हो, तेल खाते हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें खाते हो। तो जैसे ही आप खाते हो ये कार्बोहाइड्रेट यानी चावल, रोटी, दाल, ये सब, घी, ये जैसे ही हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, चूंकि आप जानते हो चावल तो बहुत बड़ा है बेटा, ये देखो आपके चावल तो बहुत बड़ा है, और इस चावल को पहुंचाना है आपके इस सेल तक। इस सेल का मतलब आपका जो बॉडी के हर सेल है, एक एक सेल तक तो जाना चाहिए भाई, कहां तक जाएगा, एक एक सेल तक उसको पहुंचना है। और एक एक सेल तक पहुंचने के लिए ध्यान दीजिएगा, एक एक सेल तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा, उसको पाइप से गुजरना पड़ेगा भाई। आपका खाना तो आपके स्टमक में है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो यहां तक इनको खाना क्या चाहिए, ये सारे पांचों चाहिए। कैसे पहुंचेगा, पहुंचाने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता होना, यस। इसीलिए इससे पाइप, जो ब्लड की जो वेसल्स हैं, यानी जो रक्त की नलिकाएं जो हैं, वो एक एक कोशिकाओं तक गई। ये नलिकाएं ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में हाईवे है, हाईवे पर सारा मटेरियल आता जाता है, ठीक वैसे ही यहां पर भी कार्बोहाइड्रेट में भी, सॉरी, रक्त नलिकाओं में भी सारा जाएगा। लेकिन आप जानिएगा भाई, ये जो हाईवे बने हैं तो हाईवे पर ये बड़ी बड़ी प्लेन तो नहीं चलाई जा सकती ना भाई, प्लेन कैसे चलेगी इस पर, पता चला प्लेन कहीं भिड़ गई, इसलिए ध्यान रखिएगा ये प्लेन नहीं चलेगी। और उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, या कुछ भी दाल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो भाई ये इतने बड़े बड़े हैं कि देखिए अगर मैं चावल बनाऊं तो चावल इतना बड़ा है, इसके सामने चावल इतना बड़ा है, तो चावल इसमें तो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि पाइप पतली और चावल बड़ा। तो चावल सीधे इस कोशिका के पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इसको पूरी तरह से कोशिका तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। यस, समझ पा रहे हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारा का सारा इसको तोड़ना होता है और तब जाएगा। इसलिए जब कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी खाओगे तो रोटी ये टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में टूटेगा, वसा क्या है, फैटी एसिड में टूटेगा। विटामिन जो है ये तो खुद ही टूटे हुए हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे तत्व हैं, इसलिए ये किसी में टूटेंगे नहीं, ये अपने आप सीधे चले जाएंगे, ऐसे खनिज पदार्थ। अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया ये कैसे, लेकिन इनका काम अभी समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन क्या कर रहा है, प्रोटीन हमारे बॉडी को, बॉडी की मरम्मत करता है। वसा क्या करता है, जरूरत के हिसाब से अपना अपना काम जो मैंने बताया वही करता है, ठीक है। और इनका जैसे ही हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, ये एंजाइम इनको खटाखट खटाखट क्या करता है, तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि आगे भेजना है। लेकिन
जब ये प्रॉपर तरीके से ये कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं, इसकी निगरानी कौन करता है? विटामिन। इसलिए आप जानते हैं अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो समस्या क्या आती है? कहते हैं विटामिन की कमी हो जाती है तो आपको रोग हो जाता है। रोग का मतलब यहां पर क्यों? क्योंकि इनके कार्य जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाएंगे। इनके जो कार्य हैं यानी कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, प्रोटीन की बात करें, वसा, भाई यही 3 तत्व हैं जो आपके बॉडी में सब कुछ करते हैं, जो मटेरियल के रूप में। भाई एक तो आपका बॉडी बना रहा है, एक बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा दे रहा है, और दूसरा इन दोनों यानी बॉडी बनी रहे और ऊर्जा का यूज करने के लिए सारा का सारा वसाएं उसमें लुब्रिकेंट्स देती हैं, ढेर सारा चीज देती हैं, अंदर वाली सारी बातें, ताकि ये सारा सामंजस्य बना। और ये बनाने के लिए प्रोटीन या वसा ये टाइम टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं, और काम तो फिलहाल कर कौन रहा है? एंजाइम, कि वो आसानी से ब्लड में सर्कुलेट होकर के एक सेल के पास पहुंच जाएगा, और आराम से ये सेल के पास जब पहुंचेगा तो आराम से खाएंगे, अपना ऐश करेंगे। इसी तरह से प्रोटीन जब आप खाए दाल, तो इसको अब इसने तोड़ा और सीधे पहुंच गया कहां? ये भी पहुंच गया आपके सेल के पास। वसाओं वसाओं को भी तोड़ा और सेल के पास पहुंच गया। अब वहां पर ये पहुंचेंगे, फिर उनका क्या इस्तेमाल होगा वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। वो देखेंगे हम लोग क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं। यही टाइम पे हो, क्योंकि भाई अगर सही टाइम पे अगर उसको ग्लूकोज नहीं पहुंच पाया तो वो ऊर्जा नहीं बना पाएगी, और जब तक ऊर्जा सेल में नहीं आएगी तो सेल के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएंगे। सारे कार्य क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको पहुंचाना यानी सबको पहुंच, इसीलिए ये क्या करता है? विटामिन ये खड़ा रहता है, इन सबके एंजाइम की निगरानी करता रहता है कि बेटा तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। जब विटामिन पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, आप देखेंगे ये एक सुपरवाइजर की तरह ये डंडा लेकर खड़ा रहता है और देखता रहता है कि कार्बोहाइड्रेट। भाई सपोज करिए अगर टाइम पे ना हो, जैसे मान लीजिए आप सामने जा रहे हैं और अचानक से आपके रास्ते में आप चले जा रहे हैं मोबाइल चलाते, सामने अचानक से एक टाइगर आपके रास्ते में आ गया, आपकी तो हालत खराब, है ना? या मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में आपके सांप भी आ गया, अचानक से खड़ा हो गया, आप इधर से चला रहे हैं तब तक के बाबा जी ऐसे फन-फना के खड़े हो गए और कहे बेटा अब क्या होगा? उस समय आपके बॉडी को क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट? यस, उस समय चाहिए ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज, आप बोलते भी हो कि तुरंत शक्ति कौन देता है? ग्लूकोज। बोलते हैं ना कि तुरंत शक्तिदायक कौन है? ग्लूकॉन डी, है ना? तो यानी ग्लूकॉन डी जब खाते हैं यानी ग्लूकोज जब आप लेते हो तो वो आपको एनर्जी देता है। इसी तरह से जैसे सेल को ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में मिलेगी, और जैसे ही ग्लूकोज, अब ये क्या करेगा? जैसे ही बॉडी को ज्यादा चाहिए वो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी और ये भाग जाए। और पता चला कि अगर इसी समय ये एंजाइम साहब इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में नहीं बदल रहे हैं तो यहाँ जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो आपको पता चला कि आपको दौड़ना है, आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, वहीं पर शांत खड़े रहेंगे। और अगर शांत खड़े रहे तो आप जानते हो तब तक बाबा जी अपना काम करके चले जाएंगे। इसलिए विटामिन का काम है, जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है ये तुरंत एंजाइम को सक्रिय करता है कि तुरंत काम किया जाए, यानी एनी टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए इसको तैयार करता है, और ये दौड़ता हुआ अपना काम करता है। यानी विटामिन का काम क्या होता है? इन तीनों के कार्यों को व्यवस्थित करना। टाइम टाइम, भाई कब आपको मान लीजिए चोट बहुत लगी है, घाव हो गया, आप खा पी रहे, लेकिन आपका घाव नहीं भर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एंजाइम प्रॉपर नहीं काम कर रहे हैं, तो ये रहेगा तो ये प्रॉपर काम करवाएगा। इसी तरह से वसाओं का, यानी कहने का मतलब विटामिन जो भी हैं हर पोषक तत्वों के कार्यों को निगरानी करता है। आगे बात करते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे औजारों का काम करना। औजार का मतलब है कि भाई अगर कोई भी मजदूर है, तो मजदूर काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? भाई कोई काम कर रहा है, किसी को तसला चाहिए, वो जिसमें मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल बना रहा है, या कोई हथियार चाहिए जिससे काटे बनाए वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा काम करे अपना। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये लोग तोड़ ही रहे हैं, मान लो एंजाइम वगैरह ये सारी चीजों को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के लिए भी इनको क्या चाहिए? औजार चाहिए, मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा आप देख, और ये 5 के 5 याद रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये 5 मटेरियल सबको चाहिए, चाहे वो मच्छर हो और चाहे व्हेल हो। आप भी देख सकते हैं कि भाई मच्छर को भी तो ऊर्जा चाहिए उड़ने के लिए, ऊर्जा नहीं रहेगा तो उड़ेगा कैसे? दूसरा प्रोटीन, अरे भाई उसकी भी तो बॉडी शॉडी होगी कि नहीं, कुछ पंखे वंखे होंगे ना, उसके भी मसल्स होंगे। वसाएं, ताकि आराम से वो हिला सके पंखों को, उसके लिए उसको लुब्रिकेंट चाहिए और भी मटेरियल चाहिए। विटामिन, ताकि ये तीनों सही टाइम पर टाइमली काम कर सकें, इसलिए वो भी चाहिए। खनिज तत्व, खनिज तत्वों की अगर बात करें तो भाई
आपको मैंने कहा कि हर कार्य के लिए टूल्स चाहिए, टूल्स बराबर बने रहें। क्लियर? तो यानी कुल मिलाकर के मेरी बात कहने का इतना है कि चाहे वो मछली हो, बड़ी दुनिया की सब मतलब विश्व की सबसे बड़ी कोई जीव हो या सबसे छोटा जीव हो, सबको ये पाँचों चाहिए और सब लेंगे अलग-अलग रूप में। आगे हम जब न्यूट्रिशन में पढ़ाएँगे तो कोई सीधे-सीधे आपका ब्लड ही पी जाता है, जैसे मच्छर क्या करते हैं? ब्लड पी जाते हैं। तो ब्लड पीने के शौकीन नहीं कहते ना कि मैं पीने का शौक नहीं, उन्हें पीने का शौक नहीं है। लेकिन उस पीने में है क्या? जब आप खाते हैं, तो खाना तो आपके पेट में गया, मतलब आपके पाचन तंत्र में गया, लेकिन खाना जब पचता है तो कहाँ जाता है? यस, ब्लड में। ब्लड का मेन काम ही तो यही है कि ये ब्लड में गया, तो उस ब्लड को कौन पकड़ रहा है? ब्लड में क्या है? भाई ब्लड का काम क्या होता है? यही मटेरियल को तो सप्लाई करता है एक-एक सेल तक और सेल तक ये दौड़ता हुआ जाएगा। यानी आपने क्या किया? ये वो पहुँचाएगा और जैसे ही आप ब्लड पीते हैं, मतलब आप नहीं, मतलब आपका जो मच्छर जो है ब्लड पीता है, उसके शरीर में सारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और विटामिन्स, खनिज अपने आप चला गया, पांचों अपना यूज करेगा, इसलिए क्योंकि उसमें पाचन तंत्र है। मच्छर जैसा है या तब उसमें कितना बड़ा पेट बनाएंगे भाई? क्या पाचन तंत्र उसमें वो पचा पचा मटेरियल लेगा और उसी का यूटिलाइज करेगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि वो पचा पचा ले रहा है और काम कर रहा है, इसलिए उसमें कोई पचाने की कोई जरूरत है नहीं। समझ पा रहे हैं? तो यानी कुल मिला-जुला करके अब इनको क्या करना पड़ेगा? यही चीज़ें हमको खाना है, ये तो न्यूट्रिशन से हमको पता चल गया। लेकिन अगर न्यूट्रिशन से पता चल गया, मैंने कहा कि भाई ये खा तो लेंगे, लेकिन ये सीधे-सीधे हमारे बॉडी को पहुँचना, एक-एक सेल को जीवित रखना है। यानी जैसे मान लीजिए बॉडी पूरा देश है और देश का हर फैमिली एक कोशिका है। तो एक फैमिली को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका जो भी उसको खाते हैं वहाँ तो उनको देना पड़ेगा ना। भाई वो जो भी खा रहे हैं उनको वहां पर देना पड़ेगा। अगर उनको आप सब चीजें देंगे तो सारा परिवार खुश रहेगा, यानी फैमिली खुश तो आपका देश खुश। क्योंकि फैमिली फैमिली यानी परिवार परिवार से मिल करके ही तो आपका देश बना हुआ है। आपके बॉडी का एक सेल आपके देश का एक परिवार के बराबर है। समझ पा रहे हैं ना? तो उनको क्या करना है? आपके बॉडी को खिलाना है, खिलाना। लेकिन पहुंचाएंगे कैसे? आप रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, इतने बड़े बड़े चीज हैं, तो ये तो सीधे ब्लड में नहीं जा पाएंगे ना। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। यस, तो तोड़ता कौन वाला है? अब हम एक सिस्टम की बात करेंगे। तोड़ेगा कौन? क्योंकि भाई आप जानते हो रोटी दाल चावल, क्या आपने कभी कट किया और धड़ 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 करके यहां से दाल चावल रोटी निकला? नहीं निकला। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लड में जो सर्कुलेट होना है वो रोटी चावल नहीं जा पाएगा। भाई ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े तत्व अणु हैं या यौगिक हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तोड़ना पड़ेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? सामान्यतः आप क्या खाते हो भाई बोलो? स्टार्च खाते हो। क्या खाते हो सामान्यतः? स्टार्च। और स्टार्च आप जानते हो क्या है? स्टार्च ग्लूकोज का बना हुआ, ये देखिए कई ग्लूकोज आपस में मिलकर हजारों की संख्या में जब ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या बनता है? एक स्टार्च। अब स्टार्च को यही तो तोड़ना पड़ेगा ना, ये बीच से ग्लूकोज बनाना होगा, तो उसी के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, एक ग्लूकोज निकल जाता है। जैसे सपोज कीजिए स्टार्च ठीक वैसे जैसे एक बड़ी सी ईंटे की दीवार है। ईंटे की दीवार को अगर आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? ईंटें निकलेंगी। तो यही ईंटें, अब भाई आप एक बड़ी सी दीवार को कहा जाए अगर लेकर के चलना तो क्या आप चल पाएंगे? आपको चलना ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी आप लेकर के रोड पे नहीं जा पाएंगे ना, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम तोड़ेंगे। समझ पा रहे हैं ना? अगर हम उसको तोड़ दिए तो एक एक ईंट हो जाएगी, अब आराम से ले चल। ऐसे ही यानी आपके बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ऐसे ही बड़ी बड़ी दीवारें हैं इन सब की। जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की बात करें तो ये ग्लूकोज की दीवार है, प्रोटीन की बात करें तो एमिनो एसिड की दीवार है, वसा की करें तो ये वसी अम्ल की या फैटी एसिड की दीवार है। तो इनको तो तोड़ना पड़ेगा पहले छोटे छोटे भाग में। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? अब इनको तोड़ने के लिए क्या? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये जाएगा नहीं, और जब तक जाएगा नहीं तब तक कोशिका को मिलेगा नहीं, और जब तक कोशिका को मिलेगा नहीं तो कोशिका काम नहीं कर पाएंगी, और कोशिका काम नहीं कर पाएंगे तो आप काम नहीं, क्योंकि सब चीज कार्यात्मक तो इकाई यही है। जो आपका कार्य है वो छोटे स्तर पे यहीं पर होता है, ये समझने की आप कोशिश कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना? तो ये कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये बहुत ही बातें, देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये आज जो हम ये समझना चाहते हैं, ये हमारा मेन मकसद क्या है कि हम पहले समझे कि ये रियल में हम पढ़ना क्यों चाहते हैं ये सब सारी चीजें। कुछ तो ऐसे हैं कि जो सीधे सीधे आपका कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं बेटा, कुछ तो सब कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, ध्यान से करिएगा। कभी कभी आप कुछ लोग बोल देते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया, विज्ञान क्या है? विज्ञान की आप परिभाषा समझ लो कि विज्ञान जो है
क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो क्रमबद्ध जब ये बोल रहा है, सुव्यवस्थित बोल रहा है, तो आपको अगर साइंस पढ़ना है तो आप अगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे भाई? यानी हमको सबसे पहले देखना होगा कि कम भाई हम शुरू में आपको न्यूट्रिशन पढ़ाना शुरू कर, लेकिन न्यूट्रिशन ये जा कहां रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो हमको ये पहले बताना होगा ना कि बेटा ये जितनी भी चीजें आप लोग खा रहे हो, इस ये पहुंचता है कहां पर? सेल में। और सेल में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन ब्लड के द्वारा क्या दाल चावल रोटी आपके कोशिका में पहुंचाई जाती है क्या? नो, नहीं। तो किस रूप में पहुंचाया जाता है भाई? इसको तोड़ा जाता है। यानी यही खाएंगे तो हम यही, ये तो एकदम पक्का हो गया, यही खाएंगे। और हाँ, बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इसके बारे में हम लोग बहुत लंबी क्लास होने वाली है। इस पर पोषण पोषण पे कम से कम आपको मैं बता दूं, आपको इसमें कम से कम 3 से 4 क्लासेस होंगी, तब आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज का अच्छा नॉलेज होगा। और एक एक पर मैं बहुत डिटेल क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने मान लीजिए ये खा लिया, पोषण में जो मैंने बताया कि आपने इतनी चीजों को खाया। अब खाने के बाद मैंने कहा बेटा कि इसके लिए आप रोटी खा रहे हो, सपोज कीजिए, इसके लिए आप दाल खा रहे हो, इसके लिए आप घी पी रहे हो मान लो, विटामिन के लिए आप पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स वगैरह, है ना? और सारा का सारा इन्हीं सब में, है ना, इसी के साथ में खनिज भी आ जा रहा है। हालांकि सारा पाचन तो, डाइजेशन इन्हीं, तोड़ना तो इन्हीं हो, क्योंकि ये तो खुद ही बेटा बहुत छोटे छोटे हैं, आप खाओगे तो आराम से चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से चले जाएंगे, एक तरह एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये सारे के सारे आपके बॉडी में चले जाएंगे, सारे के सारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनकी तो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या करेगा? आपके बॉडी में नेचर एक ऐसा सिस्टम फिट करेगा जिसको आप बोलेंगे पाचन तंत्र। यस, ये आपका क्या है? ये देखिए, ओहो, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भारी और जटिल भोज्य पदार्थों को ये तोड़ करके क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, भारी और जटिल को छोटे और सरल पदार्थों में क्या कर देता है? ये तोड़ देता है। ये बात समझिएगा, इसका मेन काम क्या है? आप देखिए, अगर हम बताएं, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा काम क्या करेगा? ये तोड़ेगा। जैसे बड़े, मैंने कहा कि अगर आपने खाया है क्या? स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट खाए हो तो ये तो भाई ब्लड में नहीं जा पाएगा ना। अब ये देखो, छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ये टूटते हैं, इनको, इसको मैं थोड़ा सा रोकता हूं। कैसे रुकेगा ये? हाँ, सॉरी, ठीक। तो ये स्टार्च को ये क्या करेगा? ये तोड़ेगा। ठीक है, स्टार्च को ये तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज में, है ना? इसका पूरा एनिमेशन वीडियो जब क्लास हमारी पूरी प्रॉपर चलने लगेगी, तो पाचन का तो ऐसा तो है नहीं, एक एक पार्ट आपको दिखाएंगे, बहुत जल्दी बहुत सारा हो जाएगा। थोड़ा सा भी मुझे इसका टेक्निकल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी आदत नहीं बन पाई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक एक टॉपिक के फुल एनिमेटेड वीडियोस आपको सारे के सारे मिल जाएंगे बेटा, उसमें कोई नहीं। तो आप ये देखिए, मैंने क्या बताया कि जो आपने खाया, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो अब कार्बोहाइड्रेट को तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में सीधे नहीं जा पाएगा। इसी तरह से सबको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए आपका आता है पाचन तंत्र। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में पाचन है क्या, तो पाचन कुछ नहीं बेटा, नथिंग। क्या? सिर्फ ये जो आप खाते हो रोटी दाल चावल, इसी को तोड़ देना, तोड़ करके उसके छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में बदल देना। जैसे सपोज कीजिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, सपोज कीजिए कि एक दीवार है बड़ी सी, और ये दीवार किसकी बनी है? ग्लूकोज नामक ईंटों की। ईंटों को तोड़, मतलब ये दीवार को तोड़ दिए तो आपको क्या मिल गया? एक एक ईंटें मिल गई। अब ईंटों को आराम से ले जा, यस, तो ब्लड में ये यहां पर सिर्फ इसका काम होता है उसको तोड़ना, और तोड़ के पहुंच, क्योंकि कहां तक पहुंचाना है? अब बताओ कहां तक पहुंचाना है? एक एक सेल तक पहुंचाना है, क्योंकि एक एक सेल तक अगर वो पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका सेल यूज करेगा, क्योंकि सारा जो कुछ भी आप खा पी रहे हो वो कौन करता है यूज भाई? सेल करता है। यस, आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, सब सारा का सारा सेल करता है। और जो भी आप करते हो, वो अगर आप जाते हो, आप सोचते हो टॉयलेट, आप अपने अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हो बेटा, वो सब सारा वही स्टोर किए हैं, जो खाए पिए पचाए और जो निकाले हैं वो सब इकट्ठा किया जाता है। आपको अगर हर सेल तो हमेशा करता रहता है, वेस्ट हमेशा निकालता रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे चीजें होती। क्लियर हुई बात? तो ये बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेहद ही बहुत आसान है। अब इसको तोड़ दिया, तोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये देखिए, ये
ये पाचन तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको देखिए यहां पर आएगा और यहां पर आप देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, इसमें आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर आप सपोज कीजिए ये क्या है, ये बड़ा सा मान लो, अब मैंने इसमें दवा दिखाई कि इसमें दवा जो है ये खाया तो ये टूट रहा है, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में बदल रहा है। यानी वो जब तक भाई अब इतना बड़ी दवा तो आपके ब्लड में जा नहीं पाएगी, इसी तरह से जब रोटी जाएगी तो यहां पर उसको तोड़ा जाता है और ये देखिए ये छोटे छोटे पार्ट है, देख रहे हैं ना, और छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसको आगे आप पढ़ोगे तो ये छोटे छोटे ये ब्रश के जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविले। तो ये माइक्रो, ये सूक्ष्मांकुर हैं, आप देख रहे हैं इसी में ब्लड मिल, ये देखिए ये ब्लड की क्या है, नलिकाएं है ना। अब यही ब्लड की नलिकाओं में ये मिलेगा और ये पूरे जगह आपके बॉडी में, ब्लड तो सब जगह जाता है, अब यहीं से जाएगा और हर एक सेल, अरे भाई जैसे आपका हाईवे जा रहा होता है, अगल बगल बिल्डिंग होती है, इसी तरह से ब्लड आपका जाता रहता है, अगल बगल कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं के पास ये पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहां पर खटखटाता है, भैया क्या क्या चाहिए। तो यानी ब्लड का काम आ गया, यानी ये काम किया तोड़ने का, यानी ये तोड़ तो दिया, ये इसने क्या किया, तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, सारे के सारे सेल को, सारे के सारे जो हैवी मटेरियल थे, जो कि हैवी मटेरियल इन द सेंस व्हाट, हैवी मटेरियल का मतलब जो ब्लड में नहीं जा सकते, उन्हीं को हम जटिल और भारी बोलते हैं, समझिएगा। तो जटिल और भारी का मतलब कि जो ब्लड में नहीं सिंपल तरीके से जा पाते, अब ये जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो तोड़ दिया गया। इनको तोड़ना मेन है, यानी ये तोड़ फोड़ मशीनरी है आपके बॉडी की। कौन, अब ये तोड़ दिया तो अब आगे क्या करेगा भाई, ये देखो तोड़ा उसने, अब वो तोड़ने के बाद ब्लड में जाना चाहिए, क्योंकि एक एक सेल को पहुंचाना है, तो कैसे जाएगा भाई आप बताइए, वो ब्लड ब्लड के माध्यम से ही तो जाएगा, और ब्लड के माध्यम से कौन पहुंचाएगा, ये देखिए अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये भाई साहब पंपिंग मशीन वाले, यहां पर ये देखिए सारी चीजों को ये धक्के मारता रहता है, ताकि जो भी ब्लड में आया है वो सब जगह बराबर 24 घंटे चलते रहे। यानी आप सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि ये मान लीजिए ये ब्लड, ब्लड की पाइप, अभी थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही चूंकि स्क्रीन पर है, खैर आप समझ जाएंगे इसको। ये जैसे मान लीजिए ये ब्लड है, तो ब्लड के आसपास ये क्या है भाई, आपका ब्लड जो गया हुआ, ये सारे के सारे सेल हैं बेटा, ये क्या है बोलो, ये सारे सेल में बना दिया, ये सारा मटेरियल इसमें से आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, इसमें देखिए ग्लूकोज आ रहा है, अमीनो एसिड आ रहा है, फैटी एसिड आ रहा है, विटामिन आ रहा है, मिनरल्स आ रहा है, यानी एवरीथिंग जो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें यहां से आ रही हैं। अब आते ही यहां पर आया और यहां पर ही चिल्ला रहा है, जैसे ब्लड आता है, जैसे आप बोलते हो नहीं, गली में लेकर के ठेले लेकर के आते हैं सब्जी वाले, बोलते हैं कांदा ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो, आलू ले लो, जो भी ले लो, तो इस तरह से जब बोलते आते हैं तो ये बाहर से कोई निकलेगा और बाहर से निकल करके क्या करता है, कहता है हाँ भाई हमको चाहिए। तो सपोज कीजिए कि ये सारा का सारा लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब कौन, ये सारे ब्लड वगैरह पोषक तत्वों को पहुंचाता है, साथ में ऑक्सीजन वगैरह सब लेके जाता है, लेकिन हम लोग यहां पर मोटी मोटा समझ रहे हैं। यहां तक जब ये सारे आते हैं तो सारा का सारा ब्लड में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या था, ब्लड वैसे ही जैसे आपका हाईवे, हमारे बॉडी में भी हाईवे है ये, इसी से सारा मटेरियल का आवागमन होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसी मटेरियल से सारा का सारा क्या होता है, आवागमन हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जब सारा मटेरियल पहुंचा, फिर आगे जाएगा सब, हर जगह एक एक को, ये 24 घंटा हमेशा ये जो है इसकी सेवा बराबर जारी रहती। यहां पर से आया और खटखटाया कि भैया ये ले लो, ये ले लो, यहां से निकल के आए बाहर, निकल के आए और कहे कि हाँ ठीक है आप हमको दे दीजिए ये। एक आध भाई क्या क्या चाहिए, कहा हमको ग्लूकोज भी चाहिए, अमीनो एसिड भी चाहिए, सब सारा का सारा चीज इसने ले लिया। तब तक क्या है, मान लीजिए ये घर है कोई, कोशिका, सेल का मतलब बेटा एक कोठरी है, कोशिका ही है। इसमें मान लीजिए कोई ना कोई रहता होगा, सारे के सारे लोग रह रहे हैं। सपोज कीजिए कोई घर है तो उसमें मालिक भी है, मालकिन भी है, तो यहाँ से मालकिन अंदर से चिल्ला रही है, जैसे ये मालिक सारा का सारा सामान खरीद रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं कि सपोज कीजिए, कह रहे हैं कि अरे अजी सुनते हो, कहें क्या हुआ भैया, सुन तो रहे हैं, कहें कि अरे सिलेंडर भी खत्म हो गया, गैस सिलेंडर। क्योंकि भाई ये तो सारा मटेरियल जो आपके घर में आता है, जैसे गेहूं चावल दाल आता है, तो गेहूं चावल दावल तो आप गेहूं चावल और दाल तो आप खाते नहीं हो भाई, क्या खाते हो, बस उसका पका पकाया माल खाओगे ना। गेहूं रोटी के रूप में खाते हो ना, अब आटे के रूप में तो भैंस हो नहीं कि आटे के रूप में खाओगे, या गेहूं के रूप में ही खा जाओगे, तो वो कब खाते हो, रोटी के रूप में, फिर ऐसे चावल बनाया जाता है। तो यहां पर भी अभी जब ये आया सारा मटेरियल तो पहुंच गया, लेकिन समस्या क्या, ग्लूकोज जो पहुंचा तो ग्लूकोज के रूप में तो ये यूज होगा नहीं। ग्लूकोज का मतलब, ग्लूकोज यानी आपके यहां जैसे गेहूं पहुंच गया, तो गेहूं का मतलब क्या, आप गेहूं खा लोगे नहीं, अभी गेहूं किस रूप में आएगा, गेहूं को हमको रोटी के रूप में खाना है, तो उसको आटा बनवाना होगा, फिर उसको
उसको रोटी बना के सेकनी होगी, तब जाके आप खाओगे। तो ऐसे यहाँ पर पहुंचता है। तब तक ये मैंने कहा, यहाँ पर जो खड़ी थी मैडम, मतलब उनकी मालकिन, कहा कि अजय सिलेंडर भी खाली हो गया। तब तक ये जो इनको ये दे रहा था, तो कहा कि मालकिन एक काम कीजिए, खाली वाला सिलेंडर हमको दे दीजिए, हम जा रहे हैं, रास्ते में एजेंसी पड़ेगी, वहां पर रख देंगे और भरा हुआ सिलेंडर आपको फिर से ला करके दे देंगे। यानी खाली सिलेंडर का मतलब क्या? खाली सिलेंडर का मतलब ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान से समझिएगा, किसको बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब चीजें यूज हो जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेगा? ये ले जाएगा, और ले जाएगा, ले जाकर के कहां फेंक देगा? आपके लंग्स में। कहां फेंक देगा? आपके लंग्स में फेंकेगा। लंग्स का मतलब समझ है ना? फेफड़े में फेंक देगा, क्योंकि फेफड़ा ही इसको क्या लगता है कि फेफड़ा ही कुछ नहीं, बल्कि फेफड़ा क्या है इसका? वो डंपिंग एरिया है जहां पर ये वेस्ट मटेरियल फेंका जाता है। और वहां से आप देखते हैं कि जब ये लंग्स में फेंकता है तो हम छोड़ देते हैं, यानी फेफड़े में फेंक रहा है, फेंक देते हैं पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर से ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है, और ऑक्सीजन को वो लेता है और फिर लाता है यहीं पर, कहा कि मालकिन ये लीजिए, या लेके आ रहता, देता रहता है। बात समझ, मैं जो समझाना चाहता हूं शायद आप समझ गए होंगे। यानी इसका सिंपल सा काम है कि एक एक जगह तक एक एक सेल, क्योंकि याद रखिएगा, सिर्फ एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आप को नहीं, आपकी कोशिकाओं को जिलाना है, और जितना भी कार्य हो रहा है, बायोलॉजिकल जितने भी वर्क हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने के लिए किया जा रहा है। और हम लोग देखिए ये सारा कर रहे हैं। आप कहां पहुंचा भाई? सारा चीज का, आप रोटी दाल चावल जो भी खाते हो, यूज कहां हो रहा है? कहां यूज होगा भाई? वो सारे के सारे इसी सेल में ही होगा, याद रखिएगा। आगे जब हम सेल पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा सेल समझ में आएगा। ये इसी सेल में ही पूरा का पूरा होने वाला है। जितना भी यूज होगा वो सारा का सारा कहां होगा? इसी सेल में होगा। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बताना चाहता हूं? यानी आप चाहे ग्लूकोज लाएं, चाहे एमिनो एसिड लाएं, चाहे फैटी एसिड लाएं, चाहे विटामिन लाएं, सारा का सारा इसमें आया। और ग्लूकोज के द्वारा ये ऊर्जा लेगा, एमिनो एसिड को यही जोड़ करके क्या बनाएगा? भाई आप दाल खाए हो, तो दाल, आपका ये जो बाल बना हुआ है, वो भी आप जानते हो किससे? उसी दाल से बना हुआ है। आपका जो कंकाल बना है, किससे बना? उसी दाल से बना हुआ है। यानी वही एमिनो एसिड जो है, हम उसी एमिनो एसिड का यूज करके हम अपना बाल बनाएंगे, हम अपना कंकाल बनाएंगे, वगैरह वगैरह, जो भी चीजें बनाना है हम लोग इसी का यूज करके बनाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां से सारा मटेरियल हम लेंगे और विटामिन वगैरह सब लेंगे, ताकि उसकी जानकारी होती रही। आज मैं सिर्फ आपको टॉपिक का एक डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए बहुत डिटेल से इसमें जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आप समझिएगा कि मैं क्या क्या समझाना चाहता हूं आप। ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी ये सारा का सारा चीज पहुंचता रहेगा आपको, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी, और ये अपना यूज करते हैं, क्योंकि इनका सब मिलजुल के, जितने भी आपको तंत्र हैं, सब मिलजुल के एक ही काम कर रहे हैं। अब ये इसने पहुंचा तो दिया, अब अगला वाला मैंने क्या? सिलेंडर लेके आएगा। सिलेंडर में क्या आएगा भैया? थोड़ा सा बताइएगा हमको। बिल्कुल सही आपने कहा कि सिलेंडर में आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके आएगा। ठीक है? अब ऑक्सीजन जब आएगा तो क्या होगा? उसके लिए हमें कौन सा तंत्र पढ़ना पड़ेगा? यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसने पहुंचा दिया, अब यूटिलाइज करने के लिए कौन आएगा? श्वसन तंत्र। ये है आपका श्वसन तंत्र, याद रखिएगा। श्वसन तंत्र का काम क्या है? आवश्यक ऊर्जा देना। यस, आप सांस लेते हो तो क्या मेन मकसद होता है आपका? सांस लेने का मेन मकसद होता है कि शरीर के एक एक कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करना है, बस। भाई ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ये देखिए, ये सेल है, सपोज कीजिए ये सेल है, और यहां से आपका ब्लड था, इसी में सारा का सारा ग्लूकोज वगैरह सपोज इसमें था, और ग्लूकोज कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। ठीक है? ग्लूकोज किस में पहुंच गया? इसमें पहुंच गया। अब इसमें अगर पहुंच गया तो इसी का यूज किया जाएगा, लेकिन ये यूज कब होगा? जब ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो इसी को तोड़ ताड़ के बनाया जाएगा, क्या? एटीपी निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यहीं से निकल जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कहां चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। भाई ऊर्जा मिल गया। इस सेल को चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा, एटीपी, और कुछ नहीं चाहिए इसको। ग्लूकोज से सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ग्लूकोज से हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा किसको चाहिए? एक एक सेल को चाहिए। आपने देखा कि यहां पर आया, और आप आगे जब पढ़ोगे, आगे हम पढ़ाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे, मतलब जब सेल पढ़ाएंगे तब ये जाके और क्लियर हो जाएगा कि ये जैसा ही आता है ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको तोड़ करके क्या बना दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें बन जाता है, और ये आपको मिलती है ऊर्जा, एटीपी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को फिर से ब्लड में ये दे देता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम ला करके नाक से फेंक देते हैं, और ब्लड को हम और पानी को हम
पसीने से या मूत्र विसर्जन करके उसको सारा का सारा हम निकाल देते हैं। देख रहे हैं ना, यानी कुछ नहीं लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। और अब ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट में चलना चाहता हूं, थोड़ा सा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल हो, लेकिन अच्छा है कॉन्सेप्ट। आपको लग रहा होगा कि सर ये जो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड वास्तव में ये ग्लूकोज आया कहां से? भाई ग्लूकोज कौन बना रहा है? आप ये भी जानते हैं ग्लूकोज तो हमारे अंदर क्षमता है नहीं बनाने। हम क्या खा रहे हैं? रोटी खा रहे हैं, तो रोटी कहां से खा रहे हैं? रोटी तो प्लांट से आ रही है, पौधे बना। यस, ग्लूकोज बनाने का काम कौन करेगा? प्लांट करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, तो उसी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, मैं ग्लूकोज पर आ रहा हूं, क्योंकि ये ऊर्जा कहां से आई? एटीपी। भाई हमारे पास ऊर्जा आखिर कहां से? हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? हम प्लांट पे ही तो होते हैं ऊर्जा के लिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दोनों को मिलाता है और यहां पर सनलाइट, कौन? सन का इस्तेमाल करके ये बनाता है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन निकाल देता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ध्यान से देखिएगा क्या बना यहां? ये ग्लूकोज बना ना। और यही ग्लूकोज वो बनाते बनाते जब इकट्ठा कर देते हैं, ग्लूकोज का कोई इकट्ठा भाग है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। आपको हमने दिखाया कि स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा पॉलीमर है। बहुत ज्यादा एक साथ ग्लूकोज हजारों की संख्या में जब मिल जाते हैं तो वही क्या बन जाता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यही ग्लूकोज जब आता है, तो देखिए ये ऊर्जा ग्लूकोज में कहां आई? भाई कार्बन को और हाइड्रोजन को, मतलब पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा कौन? सन की ऊर्जा। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट ही ऐसे हैं जो कि हमेशा क्या करते हैं? ऊर्जा को बांधने का काम करते हैं। बेटा समझिएगा, अब ये बांधेगा तो यहां से सीधे इसमें आएगा। देखिए ध्यान से, और ये वही ऊर्जा, ये सन की ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा किसकी ऊर्जा है? ये वही सन की ऊर्जा है जो कि सीधे यहां पर आई। समझ पा रहे होंगे मुझे अच्छी तरह से कि ये जो सन की ऊर्जा है, वही वाली ऊर्जा ये एटीपी बनी है। यानी ये मुक्त होती है, कोई एटीपी यहां बन नहीं रही है, मुक्त हो रही ऊर्जा। इसीलिए आप जानते हैं ये पृथ्वी पर सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत अगर कोई है तो वो कौन है? सन है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। आगे भी हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप देखिए, हम सांस क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं और सांस को ले रहे हैं। यानी इसमें क्या है? ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। नॉर्मली तो हम यही कहते हैं ना कि हम ले रहे हैं और ये बाहर जा रहा है। तो इस तरह से आप देखिए ये अंदर बाहर कर रहा है। ये जब कोशिका में, अब क्या हुआ कि ब्लड जो है लाया और इसमें ऑक्सीजन लाएगा, तो ऑक्सीजन अब यहां पर ग्लूकोज को तोड़ेगा और ये देखिए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, यही उसी का उल्टा अगर देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन। और उसमें हमें ऊर्जा बनती, तो ये ऊर्जा का। अब ये ऊर्जा बन गया, तो ये जो एटीपी है, इसी एटीपी का इस्तेमाल करके जो प्रोटीन, जो एमिनो एसिड वगैरह आए हैं, सपोज कीजिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा, आपको ऐसा लगेगा ये है, देखिए यहां पर एमिनो एसिड भी आए हैं। अब एमिनो एसिड को क्या करना है? ये जोड़ना है। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में नॉर्मली 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। कितने प्रकार के? 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं। और ये जो 20 टाइप के जो एमिनो एसिड हैं, ये ही मिल करके आपके बॉडी का प्रोटीन बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए दाल, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा आप समझेंगे कि आप बोलेंगे कि सर ने कहा कि दाल से बनता है बाल। बिल्कुल, आप दाल खाते हैं, उसी दाल से ही तो बनता है बाल। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको समझाना चाहूं, यहां पर देखिए, जैसे बात करें अगर दाल की, तो दाल क्या है? एक प्रोटीन मान लीजिए। तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनी है। अब वो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनी है, लेकिन बाल भी तो आपका उसी एमिनो एसिड से बना है, लेकिन इसका सीक्वेंस बस अलग है। ये जो 20 है, जैसे आपको मैं यहां पर बताऊं, जैसे मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको अगर इसको यहां पर समझाना चाहूं तो आप देखिएगा कैसे ये बना है। क्या आप, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, आप ये समझ जाएंगे। जैसे यहां पर आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक होती है जिसको हम बोलते हैं टाइड, और एक होता है, इसी को बोलते हैं एडिट। ध्यान से देखिएगा, ये टाइड और एडिट है क्या? समझ रहे हैं ना? टाइड का मतलब क्या और एडिट का मतलब क्या, यही हमको थोड़ा सा समझना है। टाइड, देखिए टाइड का मतलब होता है ज्वार, वही ज्वार भाटा। और एडिट का मतलब आप जानते हैं कि संपादित करना। लेकिन आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर लग रहा है आपको? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इनके जो अल्फाबेट हैं, इनके सीक्वेंस का ही अंतर है मात्र।
एक अंतर है अल्फाबेट, लेकिन दोनों का मतलब तो अलग। ठीक ऐसे ही दाल अगर हम मान लें कि वो टाइड है, क्योंकि एमिनो एसिड तो वही होंगे, यही 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं जो कि आपके बॉडी में लाखों प्रकार के जो प्रोटीन पाए जाते हैं, सबको बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? तो आप यहां पर देख सकते हैं एडिट, और इसी को क्या करता है एमिनो एसिड में डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ता है, इसमें सब में तोड़ता है और लाता है यहां पर। अब यही एमिनो एसिड जो EDIT के रूप में ये जोड़ेगा, यही ऊर्जा इस्तेमाल करके आगे ये और भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी कुल मिलाकर के आप समझ गए हैं कि ये कहां पर कैसे यूज, तो इसका काम है ऊर्जा देना, और ताकि ऊर्जा, आप जानते हैं ऊर्जा से ही सारा का सारा यूज होता है। ठीक है, आगे वाले टॉपिक में आते हैं। अब जब इतना चीज बन गया तो उसके बाद ध्यान दीजिए, जो भी चीजें बनी थी, खाए थे, यूज किए थे, उसके बाद तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनेगा। और अपशिष्ट पदार्थ को अब क्या करेगा, ये अंदर ही रखेगा या बाहर निकालेगा। अब भाई सेल जब उसने यूज किया, मैंने कहा कि ये सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और पानी निकाला, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कहाँ आएगा बेटा, फिर से इसको क्या करेगा, इसको फिर से ये बाहर निकालेगा ना, ये उत्सर्जित करेगा, यानी इसमें सारा का सारा इसमें डाल देगा। और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इन सब के द्वारा, जैसे ये उत्सर्जन तंत्र है, इसके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल को शरीर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे कहां निकाल दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है ये बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए ये सारा काम बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन इसके बाद आते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी यानी हार्मोन तंत्र पढ़ना है आपको, और अगला वाला है आपको, आगे देखेंगे, आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। ये दो तंत्रों को आपको थोड़ा सा ध्यान देखना होगा। ये दोनों को बोला जाता है ये कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये करते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी जो ऊपर के जितने भी तंत्र रहे, चाहे आप पढ़े हो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो, है ना, चाहे आप डाइजेस्टिव के बाद जो टूट गया फिर ले जाता है सर्कुलेटरी पढ़े हो, उसके बाद उसका यूज करने के लिए रेस्पिरेटरी पढ़े हो, और फिर जो वेस्ट निकालने के लिए उसको एक्सक्रीटरी पढ़े हो। ये जितने भी टॉपिक आपने पढ़ रखा है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उन सब के बीच समन्वय कौन बनाएगा, उन सब के बीच में समन्वय बनाएगा कौन भाई, तो ये बनाएगा अंतःस्रावी तंत्र। देखिए जैसे सपोज कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है, ये तोड़ दिया, ठीक है, इसने तोड़ दिया। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, जो ये न्यूट्रिएंट टूटे थे, जो टूट गए हैं न्यूट्रिएंट, उनको ये पहुंचाने का काम करता है, और रेस्पिरेटरी जो है उस जो पहुंचे हुए न्यूट्रिएंट्स है उनका यूज करने का काम करता है, और एक्सक्रीटरी क्या काम करेगा, जो यूज करने के बाद जो वेस्ट बचा उसको बाहर निकालेगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, हर चीजों का एक सीक्वेंस होता है भाई, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए जाहिर सी बात है, आप कहते हैं कि अरे साइंस, बेटा साइंस तो आपको मैं बताऊं ये रिफ्रेशमेंट है सब्जेक्ट, जब आप सारे सब्जेक्ट से आप उबते हैं तो इसी को पढ़ के थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया जाता है। फिलहाल अब देखिए ध्यान से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या किया, उसने तोड़ दिया, अब काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसी का काम है कि वो ले जाए। जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम ने तोड़ दिया, तो वो कर रहा है सर्कुलेटरी से, भाई देखो मैंने सारा का सारा मटेरियल तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब जो पोषक तत्व बड़े थे उसको तोड़ दिया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा गया भाई आप ले जाओ, पहुंचाओ इसको, ठीक है, अब पहुंचाने की बात कर, कहता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, अबे मैंने तोड़ दिया यार, ले जा तू पहुंचा दे। अब इसको क्या लगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को ये लगा कि ये इसको रेरी मार रहा है, मतलब कहा करे तो मेरा सम्मान नहीं करते, मैं नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या, नहीं ले जाऊंगा, जाइए। भाई अब डाइजेस्टिव सिस्टम की तो हालत खराब है यार, मैंने तो सारा तोड़ ताड़ दिया है, और ये नहीं ले जाएगा तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो आपके जो पाचन तंत्र है उसमें कोई चीज रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे अगर कोई उसको बचा करके अंदर नहीं ले गए तो वो सारा का सारा बाहर निकल चला जाएगा, और ये काम कौन करेगा, यही करता है। तो इसने कहा भैया ऐसा है ना कि आप लोग यू, अरे भाई साहब मैंने ऐसा क्या कहा कि नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। इस क्या करेगा, आप सीधे जो है कौन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये किसको कॉल करेगा, ये सीधे कॉल करेगा इसको, हार्मोन तंत्र को, एंडोक्राइन को, कहेगा भैया मैंने तो तोड़ ताड़ दिया है, लेकिन सर्कुलेटरी ये जो है एक एक सेल के पास नहीं पहुंचाने के लिए तैयार है। भाई अब जानते हो कि अब जब तक नहीं खाना पहुंचेगा, सारे बॉडी के जितने भी सेल हैं बेचारे त्राहिमाम त्राहिमाम करके एकदम पागल हुए रहेंगे कि यार मुझे तो कोई दे ही नहीं रहा, मुझे तो कोई दे ही नहीं रहा। समझ पा रहे हैं ना, तो मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब क्या करेंगे, फिर आता है, कहता है अच्छा यार आता हूं, ये दौड़ता हुआ आता है किसके पास, सर्कुलेटरी, कहता है कि क्या हुआ भाई, ये सारा सारा माल पहुंचाइए एक एक सेल के पास, सारे सारे भूखे हुए हैं, सब भूख लग रही है, सब चिल्ला रहे हैं कि भाई हमको खाना, हमको खाना। कहा कि भाई साहब देखिए मैं अब आपका काम नहीं करूंगा, नहीं पहुंचाऊंगा।
कहीं क्या हो गया? कहा कि कुछ भी हो जाए मैं आप ठीक है, आप मैं ले जाता था, आप हमको पैसा देते थे, मत दीजिएगा, ना दीजिएगा बस और क्या कर सकता हूँ? उसको लगा अरे यार भाई साहब ऐसा ना करो, बड़ी हालत खराब हो जाएगी, पूरा सेल मर जाएँगे, पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। कहा कि भाई नहीं जाएँगे, आप जो भी होता मतलब ये एकदम अड़ गया। तो इससे पूछा, इस वाले से इसने पूछा भाई क्या ऐसा कर दिया? कहे कुछ नहीं भाई मैंने कहा कि मैंने तोड़ दिया यार तू लेके जा। बस इतने में इसके ये मेरे से नाराज़ हो गया। समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब ये आएगा और इससे बोलेगा भैया देखिए आप यार आप ही तो एक हो जो कि पूरे बॉडी में यानी एक-एक कोशिकाओं के पास पहुँच जाते हो और कोई है बॉडी में नहीं पहुँच तो आप यार सब दिन तो आप पहुँचा रहे थे, आप भी पहुँचाए ना प्लीज़। कहा कि भाई साहब समझ लीजिए कहा कि भाई देखिए आप सबका हमेशा सम्मान किए, सब जगह पहुँचाए हो। आपने जितना बड़ा काम किया, आप पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष हो। अब जब इसको महापुरुष बोला, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अपने आ गया और इसको समझाने लगा, बेटा देखा? कहा देखा? बड़े लोग सम्मान क्योंकि भाई ये लोग हाई सबसे बड़े हैं ना क्योंकि ये तो हर एक के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यानी एक तरह से ये कानून है आपके बॉडी का। कौन कैसे कब कितना करना चाहिए वो सारा का सारा डिसाइड कौन करता है ये सारे करते हैं अंतःस्रावी तंत्र तो ये समन्वय स्थापित किया कहा कि अच्छा ठीक है भाई आप ले जाइए और इसको उसी के सामने झूठे मूठे का डांटता है ये अगली बार से आप इसको नहीं बोलिएगा कुछ मतलब समन्वय देखिए यही जो चीजें हैं अंतःस्रावी आपके जो पाचन मतलब आपके अंदर जो जितने भी तंत्र हैं उनके बीच क्या करता है सामंजस्य स्थापित करता है कोऑर्डिनेशन बनाता है ताकि ये उनका जो लयबद्ध काम करने का जो तरीका है जहां रिदमिक जो उसका फंक्शन है वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो ठीक है तो इतनी बात समझ गए यानी इसी तरह से अब ये होगा तो इनके बीच सब क्या करता है लेकिन साथ ही आप जानते हो हार्मोन तंत्र तो इतना खतरनाक है बेटा कि आप आदमी हो या औरत ये डिसाइड करता है हार्मोन तंत्र अगर आपके साथ इसकी कृपा रही तो आप तो भाई ठीक है, अच्छे रहेंगे। लेकिन बेटा कहीं आपके साथ इसने गुस्ताखी किया ना, तो ना तो आप मेल रहोगे, ना तो फीमेल रहोगे, बल्कि बीच में लटके रहोगे। तो ये भई अंतःस्रावी तंत्र तो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कितना खतरनाक काम करता है। समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या करता है? ये सामंजस्य बनाता है, बीच-बीच में, ठीक है? अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। आप वैसे भी जानते हैं तंत्रिका तंत्र इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉडी का हमारे बॉडी के जितने भी तंत्र हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, ये सब का बॉस है, कंट्रोल करता है। ये देखिए, ये सभी अंगों और तंत्रों के बीच में कार्यों को त्वरित रूप से समन्वित करता है। अभी जो था ना, वो थोड़ा स्लो करता था। खाना पचेगा, फिर वो ले जाएगा, फिर मतलब वो थोड़ा स्लो करेगा। लेकिन और आप भाई आप जब पैदा हुए थे, तो क्या आपको मूछें हुई थी? नहीं ना, धीरे-धीरे आई। जब वक़्त आया तब उसने बताया और तब मूछें आपको पैदा हुई। धीरे-धीरे ये सारी बातें आप समझेंगे। तो ये तंत्रिका तंत्र को इसने क्या कहा कि तंत्रिका तंत्र जो है काम क्या करता है थोड़ा सा आप देखिए ये है आपका पूरा का पूरा ऐसे होते हैं ये तंत्रिका तंत्र एक एक सेल इसको न्यूरॉन्स कहते हैं हम और इनका काम क्या होता है सेंसेशन का आपको दर्द हो रहा है आप जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं समझ रहे हैं ये सारा का सारा जो होता है वो इन्हीं का काम होता है जैसे ये दर्द का ऐसा जैसे सपोज कीजिए आप ये फूल तोड़ रहे हो फूल जैसे ही तोड़े तो इसके में जो कांटे हैं ये आपके उंगली में चुभते हैं ये चुभे और वैसे ही यहाँ पर ढेर सारे ऐसे तंत्रिकाएं ये लगी होंगी एक लाइन मतलब ये आपके बॉडी का बिजली की सप्लाई करने वाला है समझ पा रहे हैं ना तो ये बिजली की सप्लाई करता है एक तरह से तो ये बिजली की सप्लाई करता है आपके बॉडी में सेंसेशन को यानी संवेदनाओं को ये लेट करके आपके ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन को कहता है कि बेटा हटा ले नहीं तो गड़बड़ क्योंकि ये क्या है अंगों के बीच समन्वय करता है और ये इतनी तेजी से ये लेकर के जाता है जिसकी स्पीड लगभग होती है 200 मीटर पर सेकेंड आप देखिए 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जाता है और आता है यानी इसका जो सर्कुलेशन होता है बहुत फास्ट होता है इतनी तेजी से इसका आना जाना होता है तो भाई आप तो बहुत बड़े हो नहीं मान लो 2 मीटर के भी हो तो आपको 1 सेकंड का 100वां भाग लगेगा आपको सिर्फ पहुंचने के लिए ठीक है ना तो ये वहां से पहुंचता है और सीधे सीधे क्लियर जैसे ही आप यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे ही देखिए आपने तोड़ा ये उसमें आपके हाथों में ये क्या बने हुए हैं ये वही है न्यूरॉन्स ये सीधे कहाँ तक जाएंगे आपके ब्रेन तक जाएंगे ठीक है ये देखिए ये ब्रेन तक जाएंगे और आप क्या करेंगे उसको फिर हाथ को यहाँ पर देखिए ये हटा लेंगे ये आपको सेंसेशन दे रहा है कि भाई ऐसा है इसको हटा लीजिए मैं इन सारी चीजों का बहुत ही डिटेल तरीके से पूरा का पूरा एक अच्छा वीडियो दूंगा जिससे आपको अच्छी तरह से भली बात समझ में आए भाई मैंने आपको बताया कि बेटा ये ऐसा है कि बिना इसके कुछ भी नहीं होने वाला है आपके अंदर जो सेंसेशन होता है या किसी के प्रति जो आपकी फीलिंग भी पैदा होती है वो भी तंत्रिका तंत्र की बदौलत है
समझ रहे हैं ना? तो ये बात समझिएगा, यही सब कुछ करता है। अब देखिए, मतलब आपको अगर किसी को कुछ देखकर हो रहा है, कुछ-कुछ हो रहा है, तो बेटा वहाँ पर भी किसकी ज़रूरत है? तंत्रिका तंत्र की। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटा समझ लेना तुम डैमेज हो चुके हो। ठीक है ना? बाकी आता है प्रजनन तंत्र। आप जानते हो अपनी ही प्रजातियों का वंश आगे बढ़ाने के लिए जब संततियों को उत्पन्न करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये प्रजनन तंत्र तो तभी काम करेगा जो इससे पहले के तंत्र काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हार्मोन, अगर हार्मोन बेटा नहीं काम करेगा तो आप सोचिए आप क्या करेंगे? अरे हार्मोन अगर काम करेगा तभी ना काम हो पाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हार्मोन काम कर रहा है तो आपके बॉडी के हर पार्ट, मान लीजिए हम बात करें अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, यानी जो प्रजनन अंग है, उनमें ग्रोथ कौन लाएगा? विकास कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। हार्मोन ही तो सारा चीज आगे करेगा। और बेटा पता चला कि आपके सारे के सारे जो जननांग हैं वही एकदम खत्म हो गए, बिना काम के हो गए, तो प्रजनन तंत्र रहकर भी क्या करेगा? इसलिए हार्मोन के आप बहुत शुक्रगुजार हो कि वही सारी चीजों को बढ़ा रहा है, अपने हिसाब से सेट कर रहा है। धीरे धीरे आप देखते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या करता जाता है, हार्मोन ही आपको सेट करता जाता है। छोटे रहते हो तो बड़े होते हो तो हार्मोन सारा का सारा सब सेटिंग करता रहता है। तो वहां पर ये काम करेगा। समझ में आया? पता चला आप चीजों को देख रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हो, लेकिन आपके शरीर में कोई हार्मोन ही नहीं सिक्रीट हो रहा है, तो कोई अच्छी और बुरी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फिर आपके अंदर कोई सुंदरता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि आप क्या समझ पाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? बहुत ज्यादा खुल के नहीं बता सकता, इतना बहुत है। आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर देखिए भाई, अब बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए हो तो भाई सारी चीजें जायज है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रजनन तंत्र की बात हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया कि प्रजनन तंत्र अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की, ताकि वंश आप बढ़ा सकें। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ, तो दूसरी बात अगर हम बात करें तो अगर हम बात हार्मोन और दूसरी बात करें अगर सेंसेशन की, यानी जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र मैंने कहा किसी को देख करके कुछ जो फीलिंग होती है वो तंत्रिका का काम है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब तंत्रिकाओं का काम है। आपको दर्द का एहसास हो रहा है, अच्छी चीजों का एहसास हो रहा है, हर चीज महसूस हो रहा है, वो इसका काम है। ठीक है। और दूसरा हार्मोन, और ये दोनों मैंने कहा अगर ये भाई भाई आप किसी को देख रहे हैं या वक्त पे आपका कोई चीज सेंसेशन ही नहीं हुआ, संवेदना ही नहीं पैदा हुई, तो आप प्रजनन तंत्र आपका काम कैसे करेगा भाई? चीज़ों को देखकर एक्टिव होना चाहिए ना। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटा आप फ्लॉप हो, एकदम खत्म हो, कुछ नहीं होने वाला। तो समझ पा रहे हो? तो ये देखिए जैसे मैंने क्या किया है फीमेल ऑर्गन सिस्टम की मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की। देखिए ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको थोड़ा-सा, ये है, आप देख रहे हैं ये फीमेल ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से कैसे हम लोग देखेंगे एक-एक चीज़ें, कैसे-कैसे काम क्या-क्या करती हैं। आप जानते हैं यूपीएससी में भी पूछा गया है सवाल ये कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यही है फैलोपियन ट्यूब, इसी में होती है। हालाँकि हम लोग देखेंगे इसको अच्छी तरीके से, एक-एक चीज़ें देखेंगे। अगर हम इसको कट करके देखें तो आप ये देखिए यही है यूट्रस, और यहीं पर बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है यहीं पर, ठीक है? तो ये फिलहाल आप ये प्रेजेंट, तो यानी इतना देख रहे हैं कि आप सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक-एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक होगा आपका वर्गीकरण। हालाँकि मेन में जो है वर्गीकरण, इसमें हम देखेंगे जंतु वर्गीकरण एक तरफ देखेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग पादप का, पादप। जंतु इसमें वास्तव में जो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं विकास क्रम, मैंने पढ़ा है यहाँ पर एवोल्यूशन पढ़ेंगे। एवोल्यूशन का मतलब कैसे-कैसे आए, जैसे भाई जंतुओं में देखेंगे कि सबसे पहले कौन से आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए और सबसे लास्ट में कौन आए। उसका एक वर्गीकरण बनाया गया, उनके सीक्वेंस, उनके गुणों को मिलते हुए जो है वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग पादप को देखेंगे। पादपों में भी ऐसे ही वर्गीकरण चला हुआ है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कैसे-कैसे कौन आया सबसे पहले, पहले कहाँ से आए, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, फिर जो भी ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो भी है, वो सारा का सारा देखते चले जाएँगे एक-एक चीज़ों को ये पूरा। और कहाँ से कैसे सवाल आते हैं उनको भी थोड़ी-सी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्या है? मानव में होने वाले सामान्य रोग। वैसे भी अभी आप देख रहे हो लॉकडाउन के चक्कर में जो है पूरा का पूरा देश, पूरी दुनिया जो है अभी कोरोना वायरस से झेल रही। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसमें सब पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हालाँकि आपको पहले बता दें कि मानव 2 प्रकार के रोगों से झेलता रहता है। एक को बोलते हैं हम इन्फेक्शियस यानी संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। जैसे अगर बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ क्या है? यानी शुगर का रोग जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस। ये ऐसा नहीं कि आपको डायबिटीज़ है तो दूसरा आपके पास बैठेगा हो जाएगा, इन्फेक्शियस नहीं। हाँ, इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो कि रोगाणुओं से फैलते हैं। जैसे कोई वायरस से, कोई बैक्टीरिया से, है ना? जैसे अब कोरोना तो वायरस से फैला हुआ है।
है ना, बैक्टीरिया से, जैसे टीबी है बैक्टीरिया से होगी, कुछ फंगस से होंगे, जैसे दांत खाज खुजली जो है वो फंगस से हो रहा है ना, कुछ जो है आपके प्रोटोजोवन से हो रहे हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, वो इससे हो रहा है। इसी तरह से कुछ होंगे कृमि से होंगे, है ना, जैसे ढेर सारे हैं जो आपका एलिफेंटाइसिस या हाथी पांव जिसको बोलते हो, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर और इसमें देखेंगे, और अच्छी तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब के बारे में बहुत डिटेल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जरूर वो करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें जो है, इतना टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है। ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा। एक बार आप लोग इसको फिर से देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डिस्कशन। किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले आप उसको देखिए, आप ऐसा क्यों है। तो हम 2 मिनट में हम सारा चीज रिवाइज करना चाहेंगे कि कैसे-कैसे हम लोगों ने देखा, इसको हम समझने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा इसको हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। हमने अभी जो पढ़ा, देखिए, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसमें सबसे पहले हमने देखा सेल, क्योंकि मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि सेल के लिए ही हम जीते हैं, सेल के लिए ही हम मरते हैं। ये है तो आप हो, नहीं हो तो नहीं हो। सेल, हम इसी को जिलाना है, बस हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ सेल के ही बारे में पूरा बात करते आ रहे हैं, क्योंकि पूरी बायोलॉजी जो है वो सेल के ही इर्द गिर्द, यानी ये हीरो है, इसी को आपको जिलाना है। सेल इकट्ठा हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। इनको बना के रखना है, तो इनको बना के रखना है तो इसको हम क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। न्यूट्रिशन मतलब हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, भाई ये जीवित रहेगा तभी तो आप जीवित रहोगे। यानी हमको इनको क्या करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा और जीवित रखना पड़ेगा, खुद को जीवित रखना है तो। ठीक है, तो यहां पर ये न्यूट्रिशन। इसके बाद हमने देखा कि फिर ये न्यूट्रिशन को तोड़ना है, पाचन तंत्र का इस्तेमाल करेंगे, तभी वो तोड़ेंगे। फिर सर्कुलेटरी ले जाएगा, एक एक सेल तक पहुंचाएगा, और फिर सेल यूज करने के लिए उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, रेस्पिरेटरी वो यूज करेगा, और फिर जो वेस्ट हुआ उसको बाहर निकालने के लिए जो यूज करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फिर वो उत्सर्जन तंत्र क्या करेगा, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए हम हार्मोन तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, और सबको सेंसेशन का सेटिंग बनाने के लिए हम लोग नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, और सारा का सारा अपने वंश को बढ़ाने के लिए हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर ये सारा का सारा जितना भी जीव जंतुओं का जो एवोल्यूशन हुआ है हम लोग वो पढ़ेंगे, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और फिर फाइनली जब हम सारे अपनी बॉडी को समझ लेंगे, तभी ना हम समझेंगे कि रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कहां पर ज्यादा समस्या होती है। क्लियर, उसी को हम रोग, रोग का मतलब क्या होता है, यानी आपके बॉडी, शरीर की या शरीर के अंग की ऐसी स्थिति जब उसके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वही स्थिति क्या कहलाती है, रोग कहलाती है। सिंपल सी बात है। जैसे आपकी आंखें देखने का काम करें, अगर ये मान लीजिए दर्द करने लगी या ये नहीं देख पा रही, तो ये एक अंग में हुआ, तो इसको भी रोग कहेंगे। क्लियर, तो ऐसे ही जैसे अभी देखो कोरोना वायरस क्या कर रहा है, आपके पूरे लंग्स को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दे रहा है। तो लंग्स जो, यानी आप फेफड़ा जो है वो बेचारा सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है उसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, आप अगर हमारा सब्सक्राइब लेना चाहते हैं, हम तो आपको यही बार बार रिकमेंड करेंगे कि आप लीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं आने वाले दौर में आप घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ये लेंगे तो एक के साथ में सारे के सारे जितने भी एजुकेटर, बेस्ट एजुकेटर हैं, वो आपके सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आपका जो है मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इससे लेते हैं तो आपको 10% का एडिशन डिस्काउंट और भी मिलता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।